आधुनिक भारत के सबसे महत्वाकांक्षी आर्थिक सुधारों में से एक की। एक ऐसा सुधार जिसे इस विशाल देश को एक सिंगल मार्केट में बदलने के लिए डिजाइन किया गया था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी की। तो चलिए इसे समझते हैं। ये सिर्फ एक नया टैक्स नहीं था, ये तो भारत में बिजनेस करने के तरीके को जड़ से बदलने की एक कोशिश थी। इसका लक्ष्य था एक राष्ट्र, एक कर, एक बाजार के आदर्श को हकीकत में बदलना। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, जीएसटी से पहले की दुनिया में, जहां टैक्स का एक बहुत ही जटिल और उलझा हुआ सिस्टम था। मतलब सोचिए, टैक्स का एक असली जाल था। केंद्र सरकार और राज्य सरकारें दोनों ही अपने अपने हिसाब से टैक्स लगाती थीं। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, स्टेट वैट, एंटरटेनमेंट टैक्स, दर्जन भर से ज्यादा अलग अलग टैक्स थे जो बिजनेस और आम लोगों दोनों के लिए बहुत कंफ्यूजन पैदा करते थे। और इस पूरी उलझन का नतीजा क्या था? एक ऐसी हालत जहां अनजाने में टैक्स के ऊपर टैक्स लगता चला जाता था। इसे कैस्केडिंग इफेक्ट कहते थे और इसका सीधा मतलब था कि चीजों की कीमतें बेवजह बढ़ जाती थीं। तो ये कैस्केडिंग इफेक्ट काम कैसे करता था? सिंपल भाषा में कहें तो ये टैक्स पर टैक्स था। मान लीजिए एक मैन्युफैक्चरर ने एक्साइज ड्यूटी दी। अब होलसेलर जब उसे खरीदेगा तो वो उस कीमत पर वैट देगा जिसमें एक्साइज ड्यूटी पहले से ही शामिल है। मतलब हर स्टेज पर टैक्स जुड़ता जाता था और इसका सारा बोझ आखिर में ग्राहक पर पड़ता था। तो इस प्रॉब्लम का सलूशन क्या था? पुराने टैक्स के जाल का जवाब था जीएसटी। इस सुधार को हकीकत में बदलने में कितनी मेहनत लगी, इसका अंदाजा इस नंबर से लगाइए। ये कोई एक दिन का काम नहीं था, ये एक दशक लंबी यात्रा थी। केंद्र और राज्यों के बीच हजारों घंटों तक बातचीत चली। अकेले जीएसटी काउंसिल ने ही 18,000 घंटों से ज्यादा चर्चा की थी। तो इसका जो मूल आइडिया था वो था यूनिफिकेशन। उस पुराने टैक्स के जाल को हटाकर एक सिंपल पावरफुल कॉन्सेप्ट लाना, जहां केंद्र और राज्य एक ही सिस्टम के तहत मिलकर काम करें। ठीक है, तो अब ये समझते हैं कि ये नया सिस्टम आखिर काम कैसे करता है। इस नए सिस्टम ने पूरे स्ट्रक्चर को ही सिंपल बना दिया। सभी गुड्स और सर्विसेज को कुछ साफ साफ स्लैब्स में बांट दिया गया। मुख्य रूप से 4 रेट्स हैं: 5%, 12%, 18% और 28%। इसके अलावा कुछ चीजों पर कोई टैक्स नहीं है और सोना चांदी जैसी कीमती धातुओं के लिए एक अलग स्पेशल रेट है। अच्छा, तो ये रेट्स तय कौन करता है? ये काम है जीएसटी काउंसिल का, जो एक बहुत ही अनोखी फेडरल बॉडी है। इसमें 1/3 वोटिंग पावर केंद्र सरकार के पास है और बाकी 2/3 सभी राज्यों के पास मिलाकर। कोई भी फैसला तभी लिया जा सकता है जब कम से कम 75% बहुमत हो, मतलब केंद्र और राज्यों की सहमति जरूरी है। अब जीएसटी के 3 मेन हिस्से हैं और ये इस बात पर डिपेंड करता है कि कोई चीज खरीदी या बेची कहाँ जा रही है। अगर बिक्री एक ही राज्य के अंदर होती है तो टैक्स केंद्र और राज्य के बीच बढ़ जाता है, सीजीएसटी केंद्र को और एसजीएसटी राज्य को। और अगर बिक्री 2 राज्यों के बीच होती है तो बस एक ही टैक्स लगता है, आईजीएसटी, जिसे बाद में सही जगह पहुंचाया जाता है। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कोई फोन महाराष्ट्र में बना और वहीं बिका भी, तो उस पर लगने वाला मान लीजिए 18% जीएसटी केंद्र और महाराष्ट्र सरकार के बीच बराबर बराबर बढ़ जाएगा, यानी 9% सीजीएसटी केंद्र को और 9% एसजीएसटी महाराष्ट्र को। और अब अगर वही फोन महाराष्ट्र से कर्नाटक बेचा जाए तो क्या होगा? यहां पर बस एक ही टैक्स लगेगा, आईजीएसटी, जो कि 18% होगा। ये टैक्स केंद्र सरकार इकट्ठा करेगी और फिर कर्नाटक को दे देगी, यानी उस राज्य को जहां उस फोन का इस्तेमाल हो रहा है। इस एक सिस्टम ने राज्यों के बीच व्यापार करना बहुत ही आसान बना दिया है। तो आखिर इस इतने बड़े सुधार का असली मकसद क्या था? इसका बड़ा विजन क्या था? तो देखिए, इसका सबसे बड़ा लक्ष्य था पूरे देश को एक मार्केट बनाना, बिजनेस करना आसान करना, घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना और सबसे जरूरी उस टैक्स पर टैक्स वाले बोझ को खत्म करना जिसने भारतीय प्रोडक्ट्स को महंगा बना दिया था। और हाँ, ये एक बहुत बड़ा बदलाव था। जीएसटी एक कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है। इसका मतलब है कि टैक्स का पैसा उस राज्य को मिलता है जहां सामान बिका, न कि जहां वो बना। इसका सीधा फायदा उन राज्यों को मिल सकता है जो औद्योगिक रूप से उतने विकसित नहीं हैं, लेकिन आबादी ज्यादा होने की वजह से उपभोग ज्यादा करते हैं।
लेकिन एक बात ध्यान में रखने वाली है कि सब कुछ जीएसटी के दायरे में नहीं आता। शराब और पेट्रोल डीजल जैसे 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जैसी कुछ जरूरी चीजें अभी भी पुराने टैक्स सिस्टम के तहत ही आती हैं। ये एक ऐसा फैसला है जो राज्यों को अपने रेवेन्यू के कुछ जरूरी स्रोतों पर कंट्रोल रखने देता है। तो सवाल ये उठता है कि एक दशक की मेहनत से जो ये इतना बड़ा ढांचा तैयार हुआ, क्या ये वाकई अपने वादों पर खरा उतरा है? क्या इसने भारत की अर्थव्यवस्था को सरल बनाया है या फिर बस एक नई तरह की जटिलता पैदा कर दी है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर अर्थशास्त्री और कारोबारी आज भी बहस कर रहे हैं।